फाइल ओपन करेंगे यहाँ से। सो लास्ट हम लोग यहाँ पर आ गए थे, यूज इफेक्ट हुक दैट इज डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल, इफ द काउंट वेरिएबल अपडेट्स द इफेक्ट विल रन अगेन। ठीक है, तो क्या करें यहाँ से, साथ में अपना सर्वर भी ऑन कर लीजिए, लिखिए cd और यहाँ पर लोग लिखेंगे माई रिएक्ट ऐप, एंटर और npm स्टार्ट। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 2 का लॉजिक लगाया था, जिससे हमारा जब भी हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे वो 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, सो इफ देयर आर मल्टीपल dependencies, they should be included in the use effect dependency array. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट क्लीनअप, H2 इफेक्ट क्लीनअप। Some effects require cleanup to reduce memory leak. Timeouts, subscriptions, event listener, and other effects that are no longer needed should be disposed. We do this by including a return function at the end of the use effect hook. Example, clean up the timer at the end of the use effect hook. यूज करेंगे प्री टैग, और हमने टाइमर से रिलेटेड ऊपर डिफाइन किया था, उसको आप कॉल कर लाइए यहाँ पर।
काउंटर टाइमर। कॉपी एंटायर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर लाके कॉल करिए इसको इस तरह से। सो दोनों ही चीज़ें कॉल होंगी, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। ये एज इट इज़ रहेगा फंक्शन टाइमर। इस पार्ट को हम लोग आगे ले जाएंगे, इसको आगे लाइए, इसको अंदर डालिए इसके, इसको यहाँ क्लोज करिए और यहाँ पर हम लोगों ने एक रिटर्न डिफाइन किया था और चलिए। तो यहाँ पर फंक्शन टाइमर में हमारे पास कांस्टेंट है काउंट और सेट काउंट, और काउंट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी 0। यूज इफेक्ट में आएंगे, यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे लाइक लेट टाइमर इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम लोग सेट टाइम आउट, और यहाँ पर लिखेंगे सेट काउंट, काउंट और काउंट की वैल्यू में +1 का हमारा इंक्रीमेंट, और यहाँ पर हम अपना इसको क्लोज करेंगे। फिर हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे रिटर्न, लिखेंगे क्लियर टाइम आउट, वेरिएबल का नेम क्या है टाइमर। तो टाइमर के अंदर टाइम आउट चल रहा है तो हम लोग इसको यहाँ पर रोक देंगे इसके बाद, और यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका जो होगा वो क्लोज जाएगा इसके बाद में। ऐड एम्प्टी ब्रैकेट, फिर हमारा रिटर्न स्टार्ट होगा इस तरह से, और फाइनल क्लोज। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं इस कोड को क्या आउटपुट आता है। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, स्क्रॉल डाउन करेंगे, कॉपी एंटायर कोड, स्विच टू index.js, एंटायर प्रीवियस पार्ट रिमूव। आज की डेट में हम इसको करेंगे कॉल, प्रेस करेंगे Ctrl+S। सो यहाँ पर ये हमारा सक्सेसफुल रिटर्न हमें हो गया है। आपने यहाँ पर आके अपनी फाइल को ब्राउज़र में चेक करना है। यहाँ पे लिखा रहा है आई हैव रेंडर्ड 1 टाइम ओनली, ठीक है। इसके बाद हमारा आगे स्टार्ट नहीं हो रहा है। पहले क्या चल रहा था, चलते ही जा रहा था ना, जब हमने सबसे पहले एग्जांपल देखा था। बट अब की बार हमने क्या करा, यहाँ पर मेमोरी पर हमारा अननेसेसरी पेलोड ना हो तो हमने क्या करा, क्लीनअप का यूज़ किया है, और क्लीनअप में यूज़ इफेक्ट के अंदर ही हमने क्या डाल दिया, रिटर्न क्लियर टाइम आउट, और टाइमर वेरिएबल को हम लोगों ने जिसके अंदर टाइम आउट हमारा परफॉर्म हो रहा है हर 1 सेकेंड के ऊपर, उसको हमने यहाँ पर बंद कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक बार चला और स्टॉप। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। सो नीचे आएंगे, डिफाइन करेंगे पैराग्राफ क्लास प्री P5 और यहाँ लिखेंगे स्ट्रॉन्ग टैग नोट टू क्लियर the timer we had to name it, जो कि हम लोगों ने टाइमर से डिफाइन किया। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आपने इसको वेरिएबल में नहीं रखा तो, क्योंकि ये पहले भी चल रहा था बिना टाइमर के, तो आप इसको यहाँ पर फ्लश नहीं कर पाते। बट अगर इसका इस पूरे प्रोग्राम का क्या है, एक नेम हो गया टाइमर, तो हमने इस टाइमर को इजीली यहाँ पर टाइम आउट कर लिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका ये वाला पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर देखेंगे कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए फाइल को सेव एज कर लीजिए, ये हमारा नया हुक है।
context. आइए टॉप में एंटायर पार्ट इसका रिमूव करिए और फ्रेश पार्ट स्टार्ट करो. यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे रिएक्ट यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स. H2 रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या काम करता है पहले इसको समझेंगे. रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट is a way to manage state globally. यानी कि आप एक स्टेट को दूसरी जगह पर इसकी हेल्प से हैंडल करने वाले हो. इट कैन बी यूज्ड टुगेदर विद द यूज स्टेट हुक. ध्यान रखना कोई भी हुक आप यूज करें यूज स्टेट आएगा ही आएगा. जैसे यूज स्टेट के साथ यूज इफेक्ट काम करता है, यूज स्टेट के साथ ही यूज कॉन्टेक्स्ट भी काम करेगा. अकेले कोई भी हुक नहीं चलता. यूज स्टेट इज मैंडेटरी टू शेयर स्टेट बिटवीन डीपली नेस्टेड component more easily than with use state alone. HR H2. अब प्रॉब्लम की बात करेंगे. द प्रॉब्लम state should be held by the highest parent component in the stack that requires access to the state. To illustrate, we have many nested component. नेस्टेड कंपोनेंट का मतलब क्या था? कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट है ना. द कंपोनेंट at the top and bottom of the stack need access to the state. क्या कर रहे हैं? To do this without context, we will need to pass the state as props through each nested component. This is called prop drilling. कुछ कंपोनेंट बना लेंगे हम लोग इसके लिए और ट्राई करके देखें किस तरह से बेसिकली काम करता है.
तो यहाँ डिफाइन करेंगे h3 एग्जाम्पल पैराग्राफ पासिंग प्रॉप्स। प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। थ्रू नेस्टेड कंपोनेंट्स डिफाइन करेंगे प्री टैग और प्रीवियस फाइल से बेस कोड कॉपी कर लीजिए। यहाँ ये कंट्रोल एस करिए, इसको यहाँ पर कॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर यूज स्टेट अभी रहने देते हैं, इफेक्ट को हटा दीजिए। नेक्स्ट फंक्शन टाइमर जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, इसके अंदर के एंटायर पार्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, आगे पुश कर दीजिए, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, नेम इज कंपोनेंट, कंपोनेंट 1। ध्यान रखें जब भी फंक्शन डिक्लेयर करें तो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, लाइक यूज़र और सेट यूज़र, और यूज स्टेट में जाके आप यहाँ पर कोई भी अपना एक मैसेज डिफाइन कर दो, ठीक है। जैसे कि एपटेक लिमिटेड। यहाँ से इसके अंदर जितना भी पार्ट आपने डिफाइन किया हुआ है फंक्शन में वो सब डिलीट कर दो। यहाँ जाइए, रिटर्न का यूज़ कीजिए, रिटर्न इसको अपेंड करेंगे यहाँ पर %LT %GT इसको क्लोज कर लीजिए। हाँ रोहित, यहाँ डिफाइन करेंगे एक हेडिंग, जैसे कि हमने यहाँ डिफाइन किया H1, और इस H1 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्लोज। इसके बाद इन बिटवीन हम यहाँ पर जाके कुछ मैसेज अपना कॉल कर लेंगे। तो हम लोग बैकटिक का यूज़ करेंगे। तो बैकटिक जो होता है आपका टैब के जस्ट ऊपर होता है और टिल्ट के बटन के साथ रहता है बैकटिक, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर दें लाइक जैसे कि हेलो, और हमारा जो वेरिएबल है दैट इज़ अ यूज़र। तो हम लोग यहाँ पर जाके लिखेंगे डॉलर कर्ली ब्रेसेस वेरिएबल का नेम, ठीक है। ये हमारा कंपोनेंट नंबर 1 बन गया इस तरह से। तो ये पार्ट इसका नेस्टेड हो गया। अब हम लोग एक और कंपोनेंट बनाएंगे, कॉपी करेंगे एंटायर पार्ट और इसको आगे पुश करिए। इस तरह से दिस इज अ कंपोनेंट 2। इसमें हमें किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर बाइंड करेंगे यूज़र को। तो हम यहाँ जाके लिखेंगे यूज़र इन बिटवीन, रिटर्न यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जैसे कि दिस इज अ कंपोनेंट 2। ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया और ये अपना यहाँ पर क्लोज हो गया। फिर हम लोग इसी की कॉपी बना लेंगे यहाँ से, कंपोनेंट 3, इसको नेम दे दीजिए कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 3, और बनाइए कंपोनेंट 4, कंपोनेंट 4, और एक लास्ट बना दो अपना कंपोनेंट 5।
तो इस तरह से हम लोगों ने अपने अभी के लिए मल्टीपल कंपोनेंट को डिफाइन करके रखा हुआ है। लास्ट में अब हमारे पास देखो सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5। हमें कुछ ऐसा करना है कि पांचों कंपोनेंट हमारे आउटपुट में रेंडर हो जाए। तो आप यहाँ जाके क्या करेंगे, कंपोनेंट 1 को कॉल करिए और इस फाइल को राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर पर लेके आओ। तो देखो नेस्टेड कंपोनेंट तो अपने बन के रेडी हो गए हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कंपोनेंट किसी दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं हो रखा है। तो ये एक दूसरे में कॉल हो जाए कंपोनेंट, तो उसके लिए क्या करोगे आप, आपने क्या काम करना है, जो नंबर 1 हमारा कंपोनेंट है ना, उसके अंदर, इसको बंद कर दो, जो नंबर 1 हमारा कंपोनेंट है ना, उसके अंदर लाके आपने ये वाला जो कंपोनेंट है, इसके अंदर कंपोनेंट 2 को कॉल कर देना है, 2 के अंदर 3 को कॉल कर देना, 3 के अंदर 4 को कॉल कर देना, और इस तरह से आपका ये फ्लो चलता जाएगा। तो जाइए यहाँ पर, इस लाइन को हम लोग करेंगे यहाँ से कॉपी पेस्ट, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे कंपोनेंट, और यहाँ पे कंपोनेंट का नेम 2, और यहाँ पर आप लिखेंगे यूज़र इक्वल टू करली ब्रेसेस वेरिएबल नेम इज यूज़र। इसी तरह से आपने इस लाइन को कॉपी करना है, यहाँ आना है, 2 के अंदर आपने 3 को कॉल कर देना है, 3 में जाना है, इसमें आपको 4 को कॉल कर लेना है, ये हमारा 3 के अंदर 4 कॉल हो गया। इस तरह से इनके आप चेनिंग करते चले जाओगे। 4 के अंदर हम लोग 5 को कॉल करेंगे, और 5 के अंदर हम क्या कॉल करें, तो यहाँ पर जाके 5 के अंदर आपने डिफाइन कर लेना है लाइक, यहाँ पर आप लिख देंगे H2, और यहाँ पर H2 टैग हमारा क्लोज, और जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन में आपने यहाँ डिफाइन किया था, ये लाइन को आप लाके लास्ट में कॉल कर दोगे। तो ये हम देखते हैं कि क्या 1 से डेटा निकल के हमारा 5 तक पहुंचा कि नहीं। कॉल करिए यहाँ पर, नेम इज H2 एंड H2। यहाँ पर हम लोग जाकर देखते हैं हेलो यूज़र, जो भी यूज़र का नेम है, और लिख देते हैं अगेन। तो ये पार्ट हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि जहाँ पर भी आपने कंपोनेंट को एंड किया है, जैसे हमारा क्या है, कंपोनेंट 5 कॉल हुआ, तो यहाँ पर एक ग्रेटर देन और लगा हुआ है, तो %LT, एक GT आएगा, और इसके अंदर ये इस तरह से रहेगा। एक बार ज़रा इसका आउटपुट में स्ट्रक्चर चेक करना सही आ रहा है कि नहीं। हाँ, ऐसे ही चाहिए हमें। कॉपी पेस्ट, ये 4 के अंदर 5, 3 के अंदर 4, 2 के अंदर 3, और 1 के अंदर 2, कंट्रोल एस। तो ये 2 3 4 5 के अंदर हमने फर्स्ट वाले को फिर से रिपीट कर दिया। अब कंपोनेंट 1 जब हम लोग रेंडर करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 1 के अंदर 2 चल रहा है, 2 के अंदर 3 चल रहा है, 3 के अंदर 4, तो सब एक दूसरे के साथ कॉल होते चले जाएंगे। इस पूरे कोड को कॉपी करो और चेक करेंगे यहाँ पर index.js के अंदर। यहाँ पर हमने पूरा कोड अपना पेस्ट कर लेना है इस तरह से, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। तो यहाँ पर लिखा रहा है कि सेट यूज़र डिफाइन तो है बट असाइन नहीं होता, हमें सेट यूज़र की भी ज़रूरत ही नहीं, हम तो बस कंपोनेंट में ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ट्राई करके देखें। तो चलिए ब्राउज़र में आएंगे, क्या देख रहे हैं, लिखा रहा है हेलो एप्टेक लिमिटेड। फिर हमने कंपोनेंट 2 के अंदर क्या करा था, यहाँ पर अगर आप कोड को देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या रेंडर किया था, H1 में कंपोनेंट 2 रेंडर हो गया, 3 रेंडर हुआ, 4 रेंडर हुआ, 5 के अंदर हमने क्या लिखा था, हेलो एप्टेक लिमिटेड अगेन। तो देखो हेलो एप्टेक लिमिटेड अगेन हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से जाके आप इसमें
डिफाइन कर सकते हैं अपनी चीज़ें। तो देखो एक साथ एक पेज के सारे कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर नेस्टेड लेवल पर कॉल करके हमारे यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे आइए, एंटर करेंगे यहाँ पर और लिखेंगे इवन दो components 2 to 4 did not need the state, they had to pass the state along so that it could reach कंपोनेंट 5। तो यहाँ पर इसको ज़रा हम लोग समझेंगे। इधर आइए, यहाँ पर हम हर जगह पर क्या लिखते आ रहे हैं, ये इस तरह से हम लोग, ये तो कि हमारे प्रॉप्स हम लोग यहाँ डिफाइन करें, दिस इज अ प्रॉप्स यूज़र। तो अगर मैं ये ना भी लिखूँ ना तो भी मेरा आउटपुट आ जाएगा, लेकिन अगर 5 की अगर बात करूँ तो 5 कैसे आएगा, है ना, क्योंकि 5 तो 4 में कॉल हो रहा है इस तरह से। तो 1 का जो डेटा है अगर आपने यहाँ तक पहुँचाना है, हम इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रॉप्स को एक दूसरे में पास करते जा रहे हैं ताकि यहाँ तक हमारी वैल्यू पहुँच जाए लास्ट वाले तक, जो कि 1 में डिफाइन हुई थी। ये आप देखोगे तो कंपोनेंट 1 के अंदर में डिफाइन किया था ना इनसाइड, तो ये नेस्टेड हो गया। तो हमें उसकी वैल्यू को 5 में डालने के लिए ये डिफाइन करना पड़ रहा है, अदरवाइज मुझे ये प्रॉप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? अगर ये प्रॉप्स ना लिखें तो भी हमारा आउटपुट आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पूरे कोड को मैं नीचे वाले को बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हमने क्या करा, कमेंट, समझ गए? कमेंट करने के बाद अब यहाँ पर 2 वाले में एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि भाई 3 जो आपने डिसेबल कर दिया, लेकिन उसको रेंडर करने का आप रिक्वेस्ट करते हो, इसको भी कमेंट करूँ। अब यहाँ से अगर मैं यूज़र इसमें से निकाल दूँ, ठीक है, और मैं कंट्रोल एस करूँ, ठीक है, तो मेरे 2 कंपोनेंट का आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रा ये चेक करके आते हैं। मैंने सब हटा दिया इसके अंदर से, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझ में आया कि हम लोग ये यूज़र यहाँ क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ताकि यूज़र की वैल्यू को मैं 1 में से लेके 2 में पास करूँगा, 3 में पास करूँगा, 4 में पास करूँगा, 5 में डाल दूँ, नहीं तो 5 वाले के अंदर वैल्यू नहीं पहुँचेगी आपकी। समझ गए? तो इसलिए हमने ये डिफाइन किया था यहाँ पर यूज़र को, अदरवाइज़ ये यूज़र आपको यहाँ प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो यहाँ तक ये डेटा हमारा 1 से पहुँच जाए 5 में, इसलिए हम लोग ये यूज़र प्रॉप का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये था इस लास्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन कि even though component 2 to 4 did not need the state, they had to pass the state along so that it could reach component number 5। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है उसकी बात करते हैं। डिफाइन करेंगे HR, डिफाइन करेंगे इसके अंदर कीवर्ड कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, डबल लेटर टाइप कर रहा है, H2 the solution। The solution is to create context। अभी तक हमने context का यूज़ नहीं किया, अब context से देखते हैं क्या हमारी आसानियाँ बनती हैं इसके अंदर। H3 create context। To create context, you must import create context and initialize it। तो यानी कि हम फिर से पहले वाले एग्जाम्पल को कॉपी कर सकते हैं। तो जहाँ पर यूज स्टेट आप लेकर आ रहे हैं वहाँ पर आप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को भी साथ में कॉल करा लेंगे।
डिफाइन करेंगे यहाँ पर प्री टैग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट कॉमा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से। और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा है कांस्टेंट यूजर कॉन्टेक्स्ट, इक्वल टू, आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लाइक दिस। तो जैसे आपका यूज स्टेट यूज इफेक्ट था, ये हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, चलिए इसके अंदर डेटा डालेंगे, क्या करना है वो देखो। नेक्स्ट, we will use the context provider to wrap the tree of components that need the state context. Context provider wrap child component in the context provider and supply the state value. डिफाइन करें प्री टैग। अब मान लीजिए हमारे पास जो कंपोनेंट था फंक्शन 1, जो हमने डिफाइन किया था कंपोनेंट 1, कॉपी लीजिए इसकी, यहाँ पर कॉल, ये हमने अपना कंपोनेंट डिफाइन किया था। तो कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ पर यूज़र सेट यूज़र यूज़र स्टेट, हमने यहाँ पर एक नेम डिफाइन किया। रिटर्न में आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है, अरे क्या कर रहे हैं, डबल डबल एंटर लिखिए %LT, और यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इक्वल टू यूज़र, जो कि हमने यहाँ पर अपना डिफाइन किया हुआ है। और इसके बाद आपने इसको इसके अंदर बंद कर देना है। तो मेरा इनलाइन का कोई रोल नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये अपने आप में रैपर का काम करेगा। और जब आप क्लोज करेंगे तो वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से डिफाइन। So now all the component in this tree will have access to the user context. ठीक है, तो अब हुक का इस्तेमाल करिए। यहाँ पर डिफाइन करेंगे H2 और लिखिए इसके अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। In order to use the context in a child component, we need to access
it using the use context hook. So first include use context in the import statement. So define करेंगे pre tag, enter और copy this line, put it here, use state, create context और इसके बाद आपको लगाना है use context. Next, then you can access the user context in all components. Pre tag, तो जैसे हमारा लास्ट कंपोनेंट था कंपोनेंट नंबर 5, इसको हम लोग कॉपी करेंगे, पेस्ट, यहाँ पर जाकर हम डिफाइन करेंगे कांस्टेंट यूजर इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, यहाँ लिखेंगे यूजर कॉन्टेक्स्ट, रिटर्न करेंगे यहाँ से अपना डेटा, लाइक दिस. तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट नंबर 5 और यहाँ पर लिखेंगे हेलो यूज़र अगेन. दैट्स इट. तो ये जितना पार्ट हम लोगों ने डिफाइन किया, अब इसको एक कंबाइन एग्जांपल में ऐड करके चेक करेंगे हम लोग कि क्या आउटपुट बनता है हमारा इसका. इस प्री में हमारा वाइट स्पेस आ रहा है, इसको सही करो ज़रा. क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, डबल प्री ऐड हो गया. परफेक्ट. चलिए क्लब करेंगे अब इनको. ऊपर जाइए, अपना ये एंटायर सेक्शन कॉपी, नंबर 5 तक कॉपी करेंगे इसको और यहाँ जाकर आप डिफाइन करें HR H2 फुल एग्जाम्पल H3 example paragraph. Here is the full example using React context. Define करें pre, enter, matter call, select करेंगे पूरे को, स्टार्टिंग में लाएंगे इसको. ये हमारा फंक्शन हो गया.
चलिए यहाँ लिखेंगे यूज स्टेट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो सबसे पहले आपने कांस्टेंट लिखना है यूज़र कॉन्टेक्स्ट। यूज़र कॉन्टेक्स्ट इज़ अ वेरिएबल, सो इट इज़ अप टू यू कि आपने क्या नेम रखना है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इज़ अ प्रीडिफाइंड, जो कि हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा रिटर्न वाला पार्ट है, यहाँ पर हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे यूज़र कॉन्टेक्स्ट हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग डॉट प्रोवाइडर स्पेस वैल्यू। क्या वैल्यू हमने सेट की है, यूज़र, तो इक्वल टू यहाँ लिखिए यूज़र। नेक्स्ट नीचे लाके आपने इस टैग को बंद करना है, तो यहाँ लाके इसको बंद कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद अब मुझे नंबर 2 में ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं नीचे कंपोनेंट 3 को डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर पाऊँगा इस तरह से। इसी तरह से नंबर 3 में मुझे सब डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाइए। नंबर 4 में हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाइए। नंबर 5 पर जब आप आएंगे तो आप यहाँ से इसको करेंगे रिमूव, और यहाँ पर जाके आप डिफ़ाइन करेंगे कांस्टेंट यूज़र इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, एंड इसमें डाल देंगे यूज़र कॉन्टेक्स्ट। इसके हम लोग बात करेंगे रिटर्न। रिटर्न के अंदर हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज एज इट इज़, इसको रखेंगे और कंपोनेंट 1 को नीचे लाके कॉल। सो ये आपका बना परफेक्ट एग्जांपल। फाइल को राइट क्लिक, ओपन विद अ लाइव ब्राउज़र, और यहाँ से आपने इस एंटायर एग्जांपल को करना है कॉपी, और यहाँ पर इंडेक्स फाइल में आके आप इसको करेंगे कमेंट, पेस्ट, कंट्रोल एस। चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में क्या हमारा आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट बढ़िया से काम कर रहा है इसके अंदर। तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, बट वो जो हम लोग एक दूसरे के अंदर पासिंग कर रहे थे ना, वो ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि 1 में हमने डिफाइन किया, 2 में जाकर हमने इसको कॉल किया यूज़र को, और उसके अगेंस्ट हमने कॉल करा दिया कॉन्टेक्स्ट को। यूज़र की वैल्यू जो भी 1 के अंदर थी वो ऑटोमेटिकली 5 के अंदर हमारी पास ऑन हो गई इसके अंदर। तो इस तरह से आपने इसमें काम करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूज़ रेफरेंस। नंबर 5 शॉर्ट में बोलते हैं यूज़ REF, बट फुल फॉर्म इज यूज़ रेफरेंस। यूज़ REF हुक। चलिए the use REF hook allows you to persist values between renders. It can be used to store a multiple या mutable value that does not cause a re-render when updated. It can be used
to access a DOM element directly. Does not cause re-renders. If we tried to count how many times our application renders using the use state hook, we would be caught in an infinite loop, since this hook itself cause re-renders. सो लास्ट क्लास के एग्जांपल में जब हम लोगों ने टाइम आउट लगाया था तो क्या था कि जैसे ही हमारा ऐप रेंडर हुआ था वो चलते जा रहा था जब तक हम लोगों ने इसके अंदर एक ब्लैंक कैरी नहीं लगाया था, या जैसे आज की क्लास में हम लोग तो उसमें हमने बटन लगा दिया था एक, तो ठीक है। एक आज की क्लास हम लोगों ने देखा कि भाई ऑटोमेटिकली एक बार चले उसके बाद बंद हो जाता, हमने क्या लगा दिया, टाइम आउट लगा दिया था उसके, है ना। अब ये वाला जो आपका नया रेफरेंस वाला हुक है ये भी इस चीज़ को हैंडल कर सकता है। किस तरीके से, यहाँ लिखेंगे टू अवॉइड दिस वी कैन यूज द यूज रेफरेंस हुक। तो एक काम को करने के बहुत सारे तरीके, जुगाड़ से करो, एथिकल तरीके से करो, वो चीज़ें। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ इफेक्ट में करा है वो भी एथिकल तरीका है काम करने का, रेफरेंस से करोगे ये भी तरीका है। आपने ये देखना है दोनों में शॉर्टेस्ट वे कौन सा है जिससे हमारा काम क्विकली हो जाए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ जाइए और यहाँ से हम यूज़ इफेक्ट में जाके अपनी ऐप को कॉपी कर लाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वो लिखेंगे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और इसके साथ यूज रेफरेंस। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर अपनी ऐप का नेम ऐप डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं एक वेरिएबल कांस्टेंट इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू और यूज स्टेट लेके आप यहाँ जाके डिफाइन कर लेंगे इसको। एक यहाँ बना लो कांस्टेंट काउंट, काउंट इक्वल टू हमने लिखा यूज रेफरेंस 0। यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे यूज इफेक्ट, यहाँ लिखिए काउंट डॉट करंट इक्वल टू काउंट की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट हो जाए, +1। ठीक है, तो ये पार्ट हमने डिफाइन कर लिया। तो काउंट इज अ वेरिएबल, करंट प्रॉपर्टी में 1 का इंक्रीमेंट। रिटर्न में आइए, यहाँ पर इस लाइन को कॉपी
आप यहाँ से एक डेटा होल्डर बना लेंगे, चाहे तो आप इसको div टैग नेम दे दें। हमने क्लोज किया इस तरह से। यहाँ पर हम जाकर डिफाइन करेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, एक फॉर्म फील्ड बनाया है, यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टेड कोड, हम यहाँ पर बाइंड करेंगे इनपुट वैल्यू, फिर स्पेस लगाएंगे, लिखेंगे ऑन चेंज एट्रीब्यूट, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इवेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में इवेंट, यहाँ लिखेंगे सेट इनपुट वैल्यू ब्रैकेट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये पार्ट अपने डिफाइन कर लेना इस तरह से, और इसके आगे हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इनपुट टैग एक बन के तैयार हो गया। इसके बाद इसको आप सेल्फ क्लोज ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज ये एरर देगा आपको। और यहाँ पर H1 में हम जाके लिख देते हैं रेंडर काउंट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे काउंट डॉट करंट, और H1 टैग क्लोज। नीचे आएंगे और यहाँ पर जाके आपने अपनी ऐप को कॉल कर देना है, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, कोड को कॉपी करेंगे इसको, और index.js में आके इसको आपने रेंडर कर लेना है। कहीं कुछ मिस्टेक रह गई है उसको ज़रा करेक्ट कर लें कि भाई कहाँ छूट गई है। तो हमने यहाँ डिफाइन किया था रिएक्ट डोम तक हम लोग सही से नहीं पहुँचे हैं, यानी कि ये क्लोज नहीं हुआ, अब सही है। तो अपने इस एग्जांपल में भी यहाँ पर इसको क्लोज ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमारा सक्सेसफुली कंपाइल है। यहाँ जाइए, इधर आइए, तो जितनी बार यहाँ पर इवेंट चेंज होगा जब मैं टाइप करूँगा, तो ये देखना रियल टाइम में बिना कंपोनेंट को रीलोड किए यहाँ पर मुझे काउंट दे देगा, ठीक है। ना कोई पेज रिफ्रेश हुआ, पर्टिकुलर लाइन हमने रिफ्रेश कर ली बस, समझ गए ना। ये नहीं कि वो चलता जा रहा है उसके अंदर। यहाँ लिखेंगे इसके बारे में यूज रेफरेंस ओनली रिटर्न्स वन आइटम, it returns an object called current। सो करंट जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका, दिस इज अ प्री डिफाइंड, यूज़र डिफाइन नहीं कि आप कुछ भी लगा लें वहाँ पर। नेक्स्ट, व्हेन वी इनिशियलाइज use reference, we set the initial value use reference 0, means it is like doing this constant count equal to current 0।
we can access the count by using count dot current. तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखें, बात एक ही है, बट ध्यान रखें करंट इज अ प्रीडिफाइंड. तो ये आपका इस तरह से काम करेगा. नेक्स्ट HR/H2 accessing DOM elements. In general, we want to let React handle all DOM manipulation, but there are some instances where use reference can be used without causing issues. In React, we can add a reference attribute to an element to access it directly in the DOM. So example, use reference to focus the input. चलिए, तो ऊपर वाले कोड को कॉपी करेंगे फ्रॉम एंड पेस्ट. डिफाइन करेंगे यहाँ पर ओनली यूज रेफरेंस. यहाँ ये लिखिए यहाँ पर कांस्टेंट इनपुट एलिमेंट, और यहाँ जाके आप लिखेंगे यूज रेफरेंस. नेक्स्ट एक वेरिएबल बनाइए कांस्टेंट, यहाँ लिखेंगे फोकस इनपुट. एक फंक्शन बनाइए एरो फंक्शन कर्ली ब्रेसेस अपेंड. लिखिए इनपुट एलिमेंट डॉट करंट डॉट फोकस. सो फोकस ब्लर इज अ प्रीडिफाइंड. ठीक है, यानी कि जब आप किसी फील्ड पर क्लिक करते हैं तो वो फोकस होकर दिखाई देता है. अगर आप फील्ड से माउस बाहर निकाल लेते हैं, टैब प्रेस करते हैं, तो वो ब्लर स्टेट में काउंट हो जाता है आपका. नेक्स्ट यहाँ पर रिटर्न के अंदर आएंगे और रिटर्न में आके आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे रेफरेंस इक्वल टू, क्या बनाया था हमने ऊपर, इनपुट एलिमेंट. ऑन बटन टैग लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल टू फोकस इनपुट, और यहाँ पे लिख दीजिए फोकस इनपुट बटन के ऊपर, और इंस्टेड ऑफ H1 बटन टैग को क्लोज कर देंगे. तो ये काम आपने इसमें कर लेना है. फाइल को सेव करिए, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, कॉपी दिस कोड एंड index.js में आइए,
कंट्रोल एस और ब्राउज़र में आके आप इसको चेक करें। तो जैसे अपन इसको क्लिक करेंगे, देखो फील्ड हमारा फोकस हो गया। तो जब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, वन इज़ डोम एंड सेकेंड इज़ बूम, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट होता है। तो हमारा जैसे हमने क्लिक किया डोम पर, हमारा ये काम कर रही है चीज़ें। ट्रैकिंग स्टेट चेंजेस की बात करें तो यहाँ से डिफाइन करें HR H2 changes, the use reference hook can also be used to keep track of previous state value। मतलब कि आपने किसी करंट वैल्यू को चेंज किया, तो ये आप पता लगा सकते हो पहली वैल्यू क्या थी और करंट वैल्यू क्या है। योर प्रीवियस वैल्यू इज दिस एंड योर करंट वैल्यू इज दिस। सो वो भी हम लोग यूज रेफरेंस की हेल्प से कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज वी आर एबल टू persist use reference values between renders। H3 make example paragraph। क्या कर रहा है यार ये? use reference to keep track of previous state values। कॉपी करेंगे प्री टैग, डिफाइन कर लीजिए इस तरह से। सो यहाँ लिखेंगे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज रेफरेंस फ्रॉम रिएक्ट। और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लीजिए कांस्टेंट इनपुट वैल्यू कॉमा सेट इनपुट वैल्यू इक्वल टू यूज स्टेट बनाना ब्रैकेट ब्लैंक। नेक्स्ट कांस्टेंट, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइए प्रीवियस इनपुट वैल्यू। इसमें आप यूज रेफरेंस का यूज़ करेंगे। सो यूज रेफरेंस क्या करेगा, आपकी प्रीवियस वैल्यू को अपना इसके अंदर होल्ड रखेगा। फिर आप यहाँ से इसको रिमूव करें, लिखिए यूज इफेक्ट कर्ली ब्रेसेस अपेंड प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट इक्वल टू इनपुट वैल्यू। तो जो भी करंट इनपुट वैल्यू होगी, और यहाँ पर एरे के अंदर हम लोग कॉल कर देंगे इनपुट वैल्यू। अब आप इसको यहाँ रिटर्न कराएं नीचे कि यूज़र क्या लिख रहा है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर लोग लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू इनपुट वैल्यू, रेफरेंस की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप हटा दें। यहाँ से लिखेंगे ऑन चेंज इक्वल टू इवेंट, यहाँ पर आप लिखेंगे सेट इनपुट वैल्यू, फिर आप लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू।
परफेक्ट। नेक्स्ट बटन, अगर आप रखना चाहें तो डिफाइन करें, अदरवाइज हम यहाँ पर जाके लिख देंगे जैसे कि H2 और H2 क्लोज। M%LT M% हट गया, M%GT। अब इसके बीच में हम लोग लिखेंगे करंट वैल्यू। तो यहाँ पर कॉल करेंगे इनपुट वैल्यू जो यूज़र करंट में फील्ड के अंदर टाइप कर रहा है, और एक आप डिफाइन कर देंगे प्रीवियस वैल्यू। लिखिए प्रीवियस इनपुट वैल्यू। यहाँ से M% हट गया, M%GT M%GT। तो इस करंट को क्या कर देंगे, प्रीवियस वैल्यू। सो यूज रेफरेंस आपको ये हेल्प आउट करेगा कि भाई आपकी दोनों चीज़ें आपको दिखाई दें कि पहले क्या है और करंट वैल्यू क्या है। नीचे जाएं, कोड को कॉपी करना है, index.js में आइए, सेलेक्ट कमेंट, Ctrl+S, सक्सेसफुली रेंडर हुआ है। यहाँ पर जाके चेक करें, इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू इनपुट वैल्यू ऑन चेंज, अपना क्लोज हो गया। ऐप हमारा यहाँ डिफाइन हुआ, रेंडर हो गया। तो इसका आउटपुट क्यों नहीं है रिटर्न? वैल्यू इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट। कोई नहीं, इस वाले कोड के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं लॉजिक। यहाँ से इसको उठाइए, नीचे लाइए, पेस्ट करिए। यहाँ पर हमारा इसमें यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफरेंस तीनों चीज़ें हमारी कॉल है, ठीक है। इस वाले कोड को बंद करूँ, कमेंट, नीचे वाले कोड को रन करिए, Ctrl+S, चेक करिए ब्राउज़र में क्या आउटपुट आ रहा है। फील्ड हमारा आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़े से चेंजेस करेंगे यहाँ पर। H1 इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर करंट वैल्यू। तो यहाँ जाके लिखेंगे हम लोग इनपुट वैल्यू, Ctrl+S, अभिषेक त्यागी, ठीक है। ये वाला पार्ट आ गया आपका। इसी तरह से हम लोग एक यहाँ और डिफाइन कर लेंगे, लेकिन इससे पहले आप ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन कर लें, कांस्टेंट प्रीवियस इनपुट वैल्यू इक्वल टू यूज रेफरेंस, और इसको अपन ब्लैंक छोड़ देंगे इधर। काउंट वाले की अपने कोई ज़रूरत नहीं, काउंट को हटाओ। यहाँ से यूज इफेक्ट में आएंगे, यहाँ से लिखेंगे प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट इक्वल टू इनपुट वैल्यू, और यहाँ पर कॉमा इनपुट वैल्यू। ये हमने यहाँ डिफाइन किया। इसको हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे प्रीवियस वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीवियस इनपुट वैल्यू, Ctrl+S। कुछ एरर आ रहा है इसमें, अभी यहाँ दिखाई दिया।
हमने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू इनपुट वैल्यू ऑन चेंज इवेंट सेट इनपुट वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। एक एरर आया है, क्या एरर है? import react use state use effect use reference from react import react DOM from, ये सब अपना ओके है यहाँ तक। constant input ये भी अपना ओके है इसके अंदर। previous input value use reference ये भी ओके है। use effect input value current equal to input value। रिटर्न में आते हैं, input type text value on change set input value event dot target dot value। पीछे देखो कोई एरर बन रहा होगा कंसोल पे। देखो जरा क्या लिखा रहा है यहाँ पर एट H1 में दिक्कत है, तो H1 को चेक करो। H1 क्लोज, क्या कह रहा है H1 के अंदर? Object are not valid a React child found object with keys if you mean to render a collection of children use a array instead। ठीक है, और क्या आ रहा है? कांस्टेंट इनपुट वैल्यू सेट इनपुट वैल्यू। पुराना वाले कोड को पेस्ट करके चला के देखो फिर से, इसमें हमारे क्या था? ये क्या चक्कर है? चलो पहले चेक करके देखो करंट और प्रीवियस वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेमो तो आप देख रहे हो कि जो भी हम लोग लिख रहे हैं प्रीवियस वैल्यू नीचे पर आ रहा है कि प्रीवियस वैल्यू हमारी क्या थी। ठीक है, तो एक लेटर पीछे का मुझे बता रहा है कि आपका पहले क्या लिखा हुआ था इसके अंदर, है ना? ठीक है, तो ये एक लेवल पीछे का आपको बताते चलेगा इसके अंदर। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे और। ठीक है, तो हमारा रेफरेंस वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे रिड्यूसर इसके अंदर।